ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब फिर से समय हो चला है एक और फ़ोन इन प्रोग्राम का, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और इसका विषय है प्रोजेक्ट वर्क ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर बनी हुई हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इग्नू से प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन। उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से सुनते हैं इसमें क्या क्या समाहित किया गया है। हेलो जी प्रोफेसर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मॉर्निंग, नमस्ते जी। और हमेशा की तरह आज फिर से एक और यूज़फुल टॉपिक आपने चुना है। और आजकल प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बहुत बात कर रहे हैं बच्चे, और जो भी स्टूडेंट हैं आपके, उनके थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है वो सब परेशानियां इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात सॉल्व हो जाएंगी। जी आशा करते हैं। जी, थैंक यू सो मच एंड यू मे कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को हेलो और नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चिंता ना करें स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कि कैसे होगा प्रोजेक्ट वर्क और क्या होगा। हम बिल्कुल हमें जानते हैं कि इस समय सिचुएशन काफ़ी मुश्किल की है, और इसीलिए ही हमने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क था, जिसमें एक्चुअली में तो आपको 30 दिन नर्सरी स्कूल में बच्चों के साथ काम करना होता है, पर अचानक ही स्कूल्स बंद हो गए और लोगों को मुश्किल हो रही है। लर्नर्स से हमने गूगल फॉर्म पे भी पूछा है कि उनकी क्या क्या स्थिति में है, वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उससे भी हमें कुछ आइडिया मिला है कि स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है प्रोजेक्ट वर्क, और कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी आगे पहुंच गए हैं पर मझधार में हैं, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और कई स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं, पर जो सुपरवाइजर से जितने भी अनेक्शर्स वगैरह साइन कराने थे उनके वो नहीं हुए हैं। और चौथी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका सब कुछ कंप्लीट है और अब वो अपना प्रोजेक्ट वर्क देने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं सभी चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आज जानकारी है, और मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स इस जानकारी का, और जो हमने अपने नियम अब थोड़े से मॉडिफाई करे हैं ताकि कोविड के दौरान जो आप लोगों को मुश्किल हो रही है उसके तहत हम प्रोजेक्ट वर्क को थोड़ा आसान बना रहे हैं। तो इसका आप ज़रूर लाभ उठाएं। और डेट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन भी बढ़ गई है, 15 जून हो गई है अब। तो समय है अभी भी। आप जो लोग जून 2020 के लिए अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना चाहते थे, वो लोग अब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी है। तो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो भी ये रिवाइज गाइडलाइंस हैं, मैं आज आपको मौखिक रूप से तो बता ही रही हूँ। इसके अलावा आप जिस भी रीजनल सेंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ पे ये अपलोडेड हैं, और इग्नू की मेन वेबसाइट पर भी अपलोडेड हैं। अगर कुछ लोगों ने पहले ही ये गाइडलाइंस देख ली हैं और पढ़ ली हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आज ही सुबह हमने दोबारा एक अपडेटेड रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी भेजी हैं, वो शायद अपलोड हो जाएंगी। ये अपडेटेड इसलिए हैं कि जो पहली गाइडलाइन जो हमने 4 दिन पहले लगाई थी, उसके आधार पे हमें कुछ स्टूडेंट्स से फीडबैक मिला है, और उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत अपनी गाइडलाइंस में फर्दर चेंज किया है ताकि आप सबकी सुविधा रहे। तो ये अपडेटेड गाइडलाइंस जो हैं ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट वर्क शुरू भी नहीं किया है। पुरानी जो गाइडलाइन लगी हुई हैं या जो लगाई थी 4 दिन पहले, उसमें उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं था जिन्होंने अभी भी कुछ भी शुरू नहीं किया अभी तक। उसमें हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बात की थी जिनका प्रोजेक्ट वर्क आधा बीच में हुआ पड़ा है, कुछ हुआ है और कुछ नहीं। परंतु अब हमें पता चला कि जब कई लोग हैं जिनका अभी शुरू तक नहीं हुआ और वो जून में देने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए हमने कुछ करा, ऐड ऑन किया है। इसलिए ये जो अपडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस हैं, इसका टाइटल भी यही रहेगा, अपडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस, और आज की डेट के साथ हैं ये।
अपने अपने रीजनल सेंटर्स में कुछ घंटों बाद ही देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी ही भेजी हैं सब जगह, तो शायद लगी हो या नहीं लगी हो। शाम तक जरूर आप लोगों के रीजनल सेंटर्स पे आ जाएंगी और इग्नू की मेन वेबसाइट पर भी आ जाएंगी। तो अब मैं इन गाइडलाइंस को आपको डिस्क्राइब करती हूँ, ये सारा सुन लीजिए और फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसके बाद फोन इन करिए। सुनने के बाद ही फोन इन करिए, उसमें आपका भी फायदा है, ताकि आप फोन घुमाने में ही समय वेस्ट ना करें और जो मेरी मुख्य जानकारी है वो आप लोग सब सुन लें। तो गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट वर्क गाइडलाइंस में हमने 2 तरह के लर्नर्स के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं। पहली तो वो जिन्होंने लॉकडाउन होने से पहले काम शुरू कर लिया था, परंतु लॉकडाउन में प्री स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स जो बंद हो गए तो वो और आगे नहीं कर पाए, उनके लिए। तो सेक्शन ए उन सभी लर्नर्स के लिए है और सेक्शन बी की गाइडलाइंस उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट वर्क शुरू नहीं किया है। तो जिन्होंने शुरू कर लिया था और आधे में हैं, उनको क्या करना है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जितना भी काम आपने लॉकडाउन से पहले शुरू कर लिया था वो आपको उसी प्रकार से लिखना है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया है। तो फेज 1 का जो था वो आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स 5 दिन की लिखनी थी और आपने अपने सुपरवाइजर को दिखानी थी। तो ये, और फेज 2 में आपने 30 एक्टिविटी प्लान्स करने थे, लिखने थे, सुपरवाइजर को दिखाने थे। फिर ये 30 एक्टिविटीज बच्चों के साथ करनी थी और फिर हर एक्टिविटी की रिपोर्ट लिखनी थी और रिपोर्ट भी सुपरवाइजर को दिखानी थी। जो आप बच्चों के साथ एक्टिविटी करते वो सुपरवाइजर उसके नंबर देती। तो अब ये जितनी भी एक्टिविटी आपने कर ली हैं या जितने भी आपके, अगर आपने अभी तक केवल फेज 1 करा है और 5 दिन की रिपोर्ट लिखी है या 3 दिन की लिखी है तो ठीक है, उतना काफी है। 3 दिन की काफी है, जिनका पूरा फेज 1 कंप्लीट हो गया बहुत अच्छा है। तो ये रिपोर्ट फेज 1 की अपने उसी फॉर्मेट में लिखिए और यह आपको सुपरवाइजर को दिखानी है। कैसे दिखाएंगे उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक करें आपने क्या करना है, पहले वो बात करें। तो जो फेज 1 काम आपने जितना ऑब्जर्वेशन कर लिया था 2 दिन 3 दिन, उसको 4 दिन या पूरे 5 दिन, उसको उसी फॉर्मेट में लिख लें जैसे प्रोजेक्ट मैनुअल में बताया गया। अगर रह गया कोई 1 दिन तो कोई बात नहीं है। सेकेंड जो आपका फेज है उसमें भी जितनी भी आपने पहले अपने एक्टिविटी प्लान लिख लिए, बच्चों के साथ एक्टिविटी कर ली और रिपोर्टें लिख ली, बहुत अच्छा, वेरी गुड, उनको लिख लीजिए प्रॉपरली। अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है जो पहले एक्टिविटी करी थी बच्चों के साथ लॉकडाउन से पहले, तो वो एक्टिविटी लिख लीजिए, रिपोर्ट लिख लीजिए उस एक्टिविटी की। अब जो आपकी बाकी बची एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ स्कूल में नहीं कर पाए, उनका क्या करना है। तो उन सभी के आप एक्टिविटी प्लान तो ठीक उसी तरह से ही बनाइए जैसे कि आप बनाते, लॉकडाउन होता या नहीं होता, जैसे भी आप एक्टिविटी प्लान बनाते बनाइए। अब आपको एक्टिविटी जो करनी है बच्चों के साथ, तो उसके लिए हमने आपको 3 चॉइस बताई हैं। पहली चॉइस तो ये है कि स्कूल बंद हैं, पर यदि आपके घर में ही कोई 3 से 6 साल का बच्चा है तो आप जो आपकी बाकी बची हुई एक्टिविटी जो आप स्कूल में नहीं कर पाए बच्चों के साथ, वो इस एक बच्चे के साथ कर लीजिए घर पे। ठीक, अब उस एक्टिविटी के लिए जो भी आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना था वो जरूर बनाइए। ये नहीं सोचिए कि एक ही बच्चे के साथ कर रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने वो बनाना है और बच्चे के साथ वो एक्टिविटी करनी है। मान लो आपके घर में कोई 3 से 6 वर्ष का बच्चा नहीं है, क्योंकि ये भी हमने लोगों से पूछा है और हमें पता चला है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में फैमिली में नहीं है। तो हमारा दूसरा विकल्प है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई इसी उम्र का बच्चा है तो उसके साथ ये एक्टिविटी कर लें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क इत्यादि पहनते हुए, बच्चे से दूरी बनाए रखते हुए ये एक्टिविटी कर लें। इसके बाद भी हमें यह पता चला है और फॉर्म से ये फीडबैक आया है कि कई लोगों के पास पड़ोस में भी 3 से 6 वर्ष का बच्चा नहीं है कोई जिसके साथ वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास तीसरा विकल्प है और वो विकल्प ये है कि आप, जिसको हम कहते हैं मॉक सेशन, यानी कि झूठ मूठ का सेशन, सिम्युलेटेड सेशन भी जिसको कहते हैं, यानी आप ऐसे अपने घर में, अपने कमरे में ऐसे
इमेजिन करें कि आपके सामने बच्चे हैं, और अगर बच्चे होते तो आप कैसे वो एक्टिविटी करते। तो ठीक उसी तरह जो भी आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया है, ठीक उसी तरह से सिम्युलेटेड सेशन करके आप लोग वो एक्टिविटी को करिए। अब मेन बात, आप चाहे जैसे भी करें, चाहे घर में बच्चे के साथ करें, चाहे पड़ोस में करें, या आप मॉक या सिम्युलेटेड सेशन करें, जो भी करें, आपको अपने एक्टिविटी का वीडियो बनाना है। हर एक्टिविटी का आप 3 से 5 मिनट का वीडियो कैप्चर करेंगे अपने फ़ोन पे। यानी कि आपको घर में किसी दूसरे फैमिली मेंबर की सहायता लेनी होगी, और आपका वो हर एक्टिविटी जब आप करें तो आपका वो वीडियो लें, क्योंकि यही वीडियो है जो आपको अपने सुपरवाइजर को दिखाना है, यह बताने के लिए कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी करी। इसका रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप स्कूल में करते होते तो आप ये सब काम अपनी सुपरवाइजर की देखरेख में कर रहे होते, वो आपको देखती हैं एक्टिविटी करते हुए और आपको नंबर देती। अब वो आपको देख तो पा नहीं रही हैं, तो वो सारे आपको नंबर कहाँ से देंगी। तो इसलिए आप हर अपने उसका जो भी आपके बचे हुए सेशन हैं उनका एक अपना वीडियो बनाइए, हर सेशन का अलग अलग वीडियो बनाइए, उसको सही तरीके से मोबाइल में सेव करिए। मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल हर घर में, एटलीस्ट आपके पास ना हो निजी, परंतु घर में किसी ना किसी के पास ज़रूर एक ऐसा फ़ोन है जिसमें हम ये फ़ोटो और वीडियो ले सकते हैं। और यह प्रमाणित करना हमें आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे जो सारी मार्किंग स्कीम है वो हम किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यह करके आपने ये काम अपने सुपरवाइजर को दिखाना है। अब जब आपने ये एक्टिविटी करेंगे बच्चे के साथ, तो ध्यान रखिए, यदि आपको बच्चा है घर पे या पड़ोस में, तो यह ध्यान रखिए कि बच्चे को तंग ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप लगातार एक के बाद एक एक्टिविटी करते जा रहे हैं और बच्चा तंग हो रहा है क्योंकि आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। तो ऐसे नहीं करिए, बच्चे की कन्वीनियंस हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चा अगर इरिटेट हो जाएगा तो पहली बात तो बच्चे की राइट्स के अकॉर्डिंग ही ये ठीक नहीं है कि हम बच्चे को इस प्रकार से तंग करें और अपना काम करें। तो ये पहली बात में एज चाइल्ड राइट्स सिनेरियो से ही ये बात ठीक नहीं है, और आप भी अपना काम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो समय देते हुए बच्चे की कन्वीनियंस पे, जब बच्चे की इच्छा है, मन है, तभी आप ऐसे ये एक्टिविटीज करें। तो अभी भी समय काफ़ी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप दिन में बच्चे के साथ 2 एक्टिविटी भी कर लेते हैं, मान लो एक सुबह एक शाम, तो भी आपका काम निपट जाएगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। अब ये बात तो हुई एक्टिविटी करने की, आपने कर ली, उसी प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया और किसी फैमिली मेंबर ने आपका वीडियो बना के रख लिया। वीडियो बनाना भी पहले ट्राई आउट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका वीडियो बनाता रहे फैमिली मेंबर और बाद में आपको दिखे कि कोई वीडियो तो सब गायब हो गए हैं। तो हर वीडियो को ठीक तरीके से बनाने के बाद उसको सेव कैसे करना है, यह सब बातें जो हैं ये देख लीजिए। नहीं भी आता हो तो आप इसको कि आसपास जो आपके परिवार में यंग लोग होते हैं वो तो खासकर ये सब चीज़ें जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप नहीं भी हो तो गूगल पे हर तरीके का क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि कैसे वीडियो बनाना है और कैसे उसे सेव करना है। तो थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा हो सकता है आपको थोड़ा देखना पड़े कि कैसे करना है ये, पर ऐसा कोई ये मुश्किल बात नहीं है, हो जाएगा। हम लोग जब पिकनिक वगैरह पे जाते हैं अपने घर वालों के साथ तो वीडियो बनाते ही हैं आम, तो ये तो बहुत आम सी ही बात है जो हम कह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, आपने एक्टिविटी प्लान बना लिए बच्चे के साथ, या मॉक सेशंस आपने कर लिए और रिकॉर्ड कर लिए। अब नेक्स्ट, अगर आप अपने, हमारा ये लॉकडाउन इत्यादि नहीं होता तो आप जो भी एक्टिविटी करते स्कूल में आपने उसकी रिपोर्ट लिखनी थी, तो ठीक उसी तरह अभी भी आप रिपोर्ट लिखेंगे। फ़र्क ये है कि अब आपने केवल एक बच्चे के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वही रिपोर्ट जाएगी आपकी कि उस एक बच्चे के साथ आपने किया तो कैसा रहा, कितनी सक्सेसफुल रही। वही सारे गाइडलाइंस जो हमने प्रोजेक्ट मैनुअल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए, वो आपको उसी तरह से रिपोर्ट जाएगी। ओनली डिफरेंसेस कि आपने एक्टिविटी 20 बच्चों के साथ नहीं करी, आपने एक्टिविटी केवल एक बच्चे के साथ करी। तो हर रिपोर्ट ठीक उसी तरीके से लिखिए जैसे कि आप लिखते अगर आप क्लास में होते, या जैसे आपने पहले लिखी है। ये रिपोर्टें भी आपको सुपरवाइजर से अपने चेक करानी है। वो कैसे होगा वो बाद में बात करते हैं, पहले आपका जो काम है उसकी बता दूं मैं बात। अब देखिए, जो लोगों ने तो बच्चे जिनको मिल जाएंगे घर में या पड़ोस में,
वो तो वास्तव में एक रिपोर्ट लिख पाएंगे क्योंकि उन्होंने वास्तव में बच्चों के साथ काम किया है। पर जो उन्होंने मॉक सेशन किए हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं ये काम करने के लिए, तो वो तो कोई रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि तो कोई तो कुछ तो है ही नहीं, बच्चे की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। तो आप लोगों के लिए हमने यह कहा है, क्योंकि एक हमें समानता रखनी है प्रोजेक्ट वर्क में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिनको बच्चे मिल गए वो रिपोर्ट लिख लें और जिनको बच्चे नहीं मिले उनका काम उस लेवल का नहीं हो क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने मॉक सेशंस करे हैं घर में और जो रिपोर्ट नहीं लिख पाए हैं, उनको ये करना है कि YouTube पे जाके आप कोई भी 5 ऐसे वीडियो ढूंढ लीजिए जिसमें कोई भी अर्ली चाइल्डहुड वर्कर या टीचर बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर ली है। अगर आप सिंपल भी टाइप करते हैं ना एक्टिविटीज विद प्री स्कूलर्स, तो कई वीडियोस निकल के आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें 15-20 मिनट की ढूंढ करनी पड़ सकती है। कई वीडियोस निकल के आ जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमने खुद करके देखा है और तब आपको हम ये बता रहे हैं। तो ये पॉसिबल है करना, हमने इस चीज़ को ट्राई आउट कर लिया है। तो आपको ये वीडियोस ढूंढने हैं और कोई भी 5 एक्टिविटी सेशंस का एक एनालिसिस करके लिखना है कि आपके हिसाब से जो वो टीचर है वो कैसे एक्टिविटी कर रही है, सही है या नहीं, क्या है, क्या सुधार हो सकता है, बच्चों का रिस्पांस कैसा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसने अगर यूज़ किया है तो कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है। मतलब ठीक वही सब चीज़ एनालिसिस में, जैसे कि आप फेज 1 में अपने टीचर को जिसने एक्टिविटी आपने ऑब्जर्व किया अपने स्कूल में, जो फेज 1 आप कर चुके हैं, ठीक उसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है कि कैसे वो आपको एक्टिविटी ठीक लगी या नहीं लगी, या क्या सुधार है या क्या मॉडिफिकेशन है। तो जो ये अब आप YouTube का वीडियो ढूंढेंगे, ये हम नहीं कह रहे बहुत लंबा होना चाहिए, 5-10 मिनट के वीडियो भी चलेंगे। और मान लो कि एक वीडियो में कई बार होता है कि काफ़ी लंबा कोई वीडियो मिल जाता है जिसमें 5-6 एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ठीक है, आप एक वीडियो में ही 5 एक्टिविटीज़ मिल गई तो आप उन 5 अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग एनालिसिस करके अलग अलग पेज पे उसी प्रकार लिखिए। तो हमें 5 एक्टिविटी सेशंस का एनालिसिस चाहिए, 5 बड़े बड़े वीडियोस का एनालिसिस नहीं चाहिए कि कोई आधे घंटे का वीडियो है तो पूरे उसका वो यहाँ नहीं चाहिए हमें। ठीक, तो अब जब आप ये लिखेंगे एनालिसिस, तो जो वीडियो आपने ढूंढा है उसका जो URL होता है ऊपर, जो उसका लिंक होता है ऊपर, वो आपने कॉपी पेस्ट करके अपने पास रखना है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो रिपोर्ट है ये सुपरवाइजर को देनी है चेकिंग के लिए, तो सुपरवाइजर को भी तो पता होना चाहिए आपने किस वीडियो को देख के ये रिपोर्ट लिखी है। तो वो URL जो है वो आपको अपनी सुपरवाइजर को अपनी रिपोर्ट के साथ देना होगा। तो आप वो उसी टाइम, अगर आपको वो वीडियो ठीक लगता है, एनालिसिस के लायक लगता है, उतना है, 2-3 मिनट के वीडियो होंगे तो शायद एनालाइज नहीं कर पाएंगे आप, तो थोड़ा सा तो वो हो कि 10 मिनट तक के वीडियो हो तो शायद आप एनालाइज कर पाएँ। तो अब आप ये खुद ढूंढेंगे वीडियो, और जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक्टिविटी को डिस्क्राइब करें, यह बताएं कि उस एक्टिविटी का क्या लक्ष्य था, वो एक्टिविटी कराते समय कितने बच्चे थे, क्या वो एक्टिविटी आपको अप्रोप्रिएट लगी, बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी थी, उनको कैसा करना चाहिए था, और अगर आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगी तो क्या आप उसको ठीक लग सकते हैं। तो एक एनालिटिकल सा आपको ये लिखना है, लगभग 800 शब्दों में एक एक्टिविटी सेशन के लिए। तो यानी आपने 5 एक्टिविटी सेशंस के बारे में अपने क्रिटिकल कमेंट्स देने हैं, और कम से कम हर सेशन का कमेंट लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। तो ये बात है जो आपको काम करके देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आया कि अब आपने ये काम कैसे इवैल्यूएट कराना है। तो वंस अगेन आपके पास काफ़ी चॉइस हैं। अभी जैसे हल्का हल्का लॉकडाउन खुला है, कहीं कहीं पे हो सकता है, कहीं कहीं पे नहीं खुला हो, तो इसलिए ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप सुपरवाइज़र से संपर्क कैसे करेंगे। अगर सुपरवाइज़र एग्रीएबल है और आपके एरिया में मूवमेंट अलाउड है, क्योंकि अभी तो 15 जून तक हमारे पास टाइम है, तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सुपरवाइज़र से फिजिकली भी मिल सकते हैं, और अपने ये सारी जो आपने रिपोर्ट्स लिखी, जो आपने अपने सेशंस के वीडियो रिकॉर्ड करे,
और जो आपने ये जिन्होंने मॉक किया, जिन्होंने ये 5 एक्टिविटी सेशंस यूट्यूब से ढूंढे और यूआरएल तैयार किया, यह सारा सामान ले जाके आप अपने सुपरवाइजर को दिखाइए। एक तरीका है ऐसा। दूसरा तरीका है कि व्हाट्सएप के जरिए आपने जो भी रिपोर्ट लिखी हैं वो अपने सुपरवाइजर को भेजिए। आपने जो अपने वीडियो भेजे हैं वो भेजिए। अब भेजना सही ढंग से भेजिए, उसको मार्क करते हुए भेजिए, है ना। ये नहीं कि आपने 5 वीडियो करे तो सुपरवाइजर का फोन आप फ्लड कर देंगे अपने 5 वीडियो से, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्या है। तो जो रिपोर्ट लिखें उसके साथ वो वीडियो भेजें, क्लियरली उनको समझा के भेजें, ताकि उनका भी इस लॉकडाउन के दौरान उनको भी मुश्किल ना आए आपका काम चेक करने के लिए। तो मार्क्स इसमें वो उसी तरह अलॉट करेंगे जैसे उन्होंने पहले किए हुए थे अलॉट। 10 नंबर वो देंगी आपको जो आपका एक्टिविटी प्लान था, 10 नंबर वो आपको कंडक्ट पे देंगी। सो दिस विल डिपेंड कि आपने जो उनको आप वीडियो दिखाएंगे उसके हिसाब से वो आपको 10 नंबर देंगी। हम कह रहे हैं आप 3 से 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करें, पर अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं और आपकी सुपरवाइजर आपको ज़्यादा वीडियो देखने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं है, तो आप ज़्यादा देर का वीडियो भी रिकॉर्ड करके सुपरवाइजर को भेज सकते हैं। हमने आपको केवल एक मिनिमम टाइम बताया है। अब यह आपकी और आपके सुपरवाइजर के बीच में है कि वो लंबा वीडियो भी आपका देख सकती हैं। और फिर 10 मार्क्स वो आपको आपकी रिपोर्ट के लिए देंगी। ये तो फेज 2 की मार्किंग थी, ठीक है। और जो सारे लोग 5 एनालिटिकल रिपोर्ट यूट्यूब पे देखेंगे वो लोग उसके मार्किंग होगी 40 में से वो रिस्पॉन्स करके वो देंगी। तो अब फेज 3 में ये तो हुआ आपका फेज 2 का काम। अब फेज 3 में आपने क्या करना है? फेज 3 में आपको वही एक दिन का करिकुलम एक हफ्ते का करिकुलम बनाना था। और उस जो आपके एक हफ्ते के करिकुलम में यानी लगभग हर रोज आपके 4 एक्टिविटी सेशंस हो जाते हैं या 3 एक्टिविटी सेशंस हो जाते हैं। तो इन्हीं 3 एक्टिविटी सेशंस का डिटेल्ड एक्टिविटी प्लान बनाना है। यही होता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, यही प्रोजेक्ट वर्क मैनुअल में यही लिखा है और यही करना है। तो उसी तरीके से प्लानिंग पार्ट तो वही रहा जो पहले था लॉकडाउन से पहले। अब यह जो फेज 3 की एक्टिविटीज है यह भी आपको इसी प्रकार उस बच्चे के साथ घर में या पड़ोस में, और अगर बच्चा नहीं है तो आपको अपने मॉक सेशंस या सिमुलेटेड सेशंस के तरीके से ये रिपोर्ट या एक्टिविटी जो है वो आपको ये जो एक्टिविटी है ये आपको सिमुलेटेड तरीके से करनी है और वीडियो लेना है। तो यानी फेज 2 और 3 को करने का तरीका सेम ही है, क्योंकि दोनों में लगभग काम सेम तरीके का है, जबकि फेज 3 में काम थोड़ा ज़्यादा है, परंतु करने जो नेचर ऑफ वर्क है वो सेम है। काम आपको फेज 2 में हर रोज 1 या 2 एक्टिविटी करनी है, फेज 3 में आपको सप्ताह भर की एक्टिविटीज करनी है। तो काम केवल फेज 3 में ज्यादा करना है, परंतु जो काम करने का तरीका है वो दोनों फेज 2 और फेज 3 का सेम है। इसलिए हमने कंबाइंड तरीके से ही आपको इन दोनों फेज के बारे में अपनी डिटेल गाइडलाइन में हमने पॉइंट नंबर 3 के तहत इकट्ठे ही आपको यह जानकारी बताई है। तो आई होप अब इसमें आपको जो सुपरवाइजर से जो जैसे करना है वो समझ आ गया होगा। नहीं तो इसके हमारी डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चंस भी लेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो हम तब इसके ऊपर और बात कर लेंगे। अब अगर आपने कोई भी अनेक्शर सुपरवाइजर से नहीं भरवाया है तो आप ये समय है जब अगर अभी 15 जून तक डेट एक्सटेंड हो गई है और आप फिजिकली मीट कर सकते हैं तो सुपरवाइजर के साइन, स्टैंप इत्यादि, हेड के साइन, स्टैंप इत्यादि वो करवा लें। पर अगर ऐसे जोन में हैं आप जहां आप नहीं जा सकते और नहीं मिल सकते तो सुपरवाइजर से जो आपके नंबर हैं उसी फॉर्मेट वो वही रखें जो आपके प्रोजेक्ट मैनुअल के अनेक्शर नंबर 3A में दिया हुआ है। परंतु अब आप उनको एक्चुअली अगर 3A वाला अनेक्शर नहीं दे सकते फिजिकली जाकर तो उस अनेक्शर की फोटो भेज दीजिए। वो उसी तरीके से अपने आप एक प्लेन पेपर पे आपको नंबर लिख देंगी, आपके नीचे साइन कर देंगी और उसकी फोटो लेके आपको वापस भेज देंगी, जिसका कि आप फिर एक प्रिंट ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट फाइल के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ़ोन, व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए ये आप अपना
मार्किंग का काम करवाएं, क्योंकि यह काम जो सुपरवाइजर से मार्किंग का काम है, ये लॉकडाउन से पहले भी आप ही ने करवाना था और अब भी आप ही को करवा के अपने सुपरवाइजर से अपने मार्क्स लगवा के अपनी फाइल भेजनी है, क्योंकि सुपरवाइजर के मार्क्स जैसा कि आप जानते हैं 70% वेटेज में है, और फिर उसके बाद जब इग्नू हेडक्वार्टर में चेक होती है फाइल तो वो 30% वेटेज है, और दोनों में पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 70% सुपरवाइजर में पास हो गए तो 30% में नहीं भी पास हुए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपका ये सारा चेकिंग दोबारा फाइल की इग्नू में भी होगी, इसलिए अपने सभी रिकॉर्ड्स पूरी तरह से कंप्लीट करके भेजें, अभी समय है, और बिल्कुल पैनिक में जल्दबाजी करते हुए कुछ भी घबराहट में काम ना करें। तो अब मैं बताती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है। तो जिन्होंने शुरू भी नहीं किया है उनको अब सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल पूरी तरह से पढ़ लें, क्योंकि उसी के हिसाब से काम करना है। और आपने अगर शुरू नहीं किया है तो अब आपको एक सुपरवाइजर ज़रूर ढूंढना होगा। सुपरवाइजर, जैसा कि प्रोजेक्ट मैनुअल में भी लिखा है, जिस नर्सरी टीचर के साथ आप काम करते हैं वो ही आपकी सुपरवाइजर बनती है। तो आपको एक नर्सरी स्कूल टीचर या प्री स्कूल टीचर या प्री प्राइमरी सेक्शन में या जो भी एक प्री स्कूल सेंटर में काम कर रही हुई टीचर है वो एज अ सुपरवाइजर ढूंढनी होगी। जो खन्ना और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने कई बार टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू और पर्सनल विजिट के थ्रू भी सुपरवाइजर की गाइडलाइंस, कौन हो सकता है आपकी सुपरवाइजर, ये गाइडलाइंस हमने कई बार बात की है। अपलोड भी आपके जो प्रोजेक्ट वर्क का वीडियोस जो हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अभी हम रिटन में आपके सुपरवाइजर की गाइडलाइंस स्पेसिफिकली खन्ना और चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं, रीजनल सेंटर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम ये जो आपकी खन्ना और चंडीगढ़ की वेबसाइट है इस पे गाइडलाइंस हम अपलोड भी कर देंगे, अगर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोई भी अभी तक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अगर नहीं देखा हो। क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने हर रोज ही लगभग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशंस होते थे परंतु उन्होंने नहीं देखे हैं, तो उनके सुविधा के लिए सुपरवाइजर कौन हो सकता है खन्ना और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का, वो हम डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ देखिए। और प्रोजेक्ट वर्क के नाम से एक वीडियो है जो किसी स्टूडेंट ने ही अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे इग्नू का, जिसमें मैं और मेरे साथ मेरे कोलीग जो हैं अमित श्रीवास्तव, हम दोनों बता रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट करना है। वो एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसको आप देख के तो आपको हेल्प होगी। अब जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो फेज 1 में कैसे करेंगे, मुख्य बात यहाँ आती है। क्योंकि फेज 1 था, जो फेज 1 हमारा होता है वो यह होता है कि आप नर्सरी स्कूल टीचर के साथ अटैच होते हैं 5 दिन वो जो काम कर रही होती है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं और उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। तो अब आपने भले ही सुपरवाइजर तो ढूंढ लिया फोन के थ्रू या किसी भी तरीके से, अब अगर थोड़ा सा आप जानते हैं कहीं पे अपने एरिया में नर्सरी स्कूल है तो आपको वहाँ पे जाके ये ढूंढना होगा, क्योंकि सुपरवाइजर ढूंढने का कार्यभार आप ही के ऊपर है। तो सुपरवाइजर तो आपने ढूंढ लिया, परंतु क्योंकि प्री स्कूल बंद हैं तो आप अब उसको काम करते हुए तो देख नहीं सकते बच्चों के साथ, तो अब आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमने आपके सपोर्ट के लिए यह किया है कि ये जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं इसी में हमने आपको 4 लिंक्स दिए हैं यूट्यूब के। तो ये जो लिंक्स हैं ये 2 सेक्शंस में हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में से आपको कोई भी एक वीडियो का लिंक क्लिक करेंगे, वो वीडियो पूरा देखेंगे। एक वीडियो 21 मिनट का है, एक वीडियो 17 मिनट का है, और कोई भी दोनों में से एक देख सकते हैं आप वीडियो, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है। इसी प्रकार ग्रुप बी में 2 वीडियोस हैं 5-5 मिनट के। तो यह ग्रुप ए से एक वीडियो सिलेक्ट करेंगे आप और उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट ठीक उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने प्रोजेक्ट वर्क मैनुअल में बताया गया है। वही ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रहा है आप ऑब्जर्वेशन की तरह डिस्क्राइब करेंगे उसी फॉर्मेट में। हर ऑब्जर्वेशन जो
हर 4-4 5-5 मिनट की ऑब्जर्वेशन जो भी आपकी होगी उस पे आप एनालिसिस लिखेंगे और पूरे 21 मिनट के वीडियो से आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो लिखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे फेज 1 की प्रोजेक्ट मैनुअल में हमने बताया है। तो इस प्रकार से आपका फेज 1 माना जाएगा कि आपने ये जो हमने 4 लिंक्स दिए हैं, ग्रुप ए के 2 बड़े लिंक और ग्रुप बी के 2 छोटे लिंक, दोनों ग्रुप में एक इंग्लिश और एक हिंदी वीडियो है। आप अपनी चॉइस के अनुसार उसको देखें और ठीक उसी तरह रिपोर्ट लिखें जैसे फेज 1 की प्रोजेक्ट मैनुअल में दिया गया है। तो इस प्रकार आपका फेज 1 कंप्लीट होगा और फेज 2 और 3 आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे कि मैंने अभी बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका काम बीच में आधा रह गया। तो यानी फेज 2 और 3 के लिए आप सेक्शन ए में जो बताए गए स्टेप्स हैं वो ही आप दोबारा से पढ़ेंगे और आप खुद करेंगे। फर्क ये है कि जिनका लॉकडाउन से पहले काम शुरू हो गया था उनके कुछ तो एक्टिविटी सेशंस और रिपोर्ट्स वो होंगी जो उन्होंने वास्तव में बच्चों के साथ की, और आप लोगों ने जिन्होंने काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया, आपकी सारी एक्टिविटी सेशन जो आप कंडक्ट करेंगे वो एक बच्चे के साथ ही होंगी। और अगर आपके पास कोई भी बच्चा नहीं है तो आपकी सारी एक्टिविटी जो आप कंडक्ट करेंगे वो आप मॉक के तरीके से, सिम्युलेटेड तरीके से करेंगे। उसी प्रकार से आपका फैमिली मेंबर आपका वीडियो बनाएगा और उसी प्रकार से आपको अपने सुपरवाइजर के साथ मिलना है, उनको अपना सामान दिखाना है फेज 1, फेज 2, फेज 3 का। अब थोड़ी सी फेज 1 की मार्किंग इंस्ट्रक्शन बदल जाएगी, क्योंकि जब पहले था, जब आप स्कूल में काम करते तो हर दिन की रिपोर्ट के आपके नंबर थे 10। अब आपके 5 रिपोर्टें तो हैं नहीं, केवल 2 वीडियोस को देख के आपने रिपोर्ट लिखनी है, एक छोटी एक बड़ी वीडियो। तो बड़ी नंबर की जो आपकी रिपोर्ट होगी वो 40 नंबर की है बड़ी वीडियो की, और जो छोटे ड्यूरेशन वाले वीडियो की रिपोर्ट है वो 10 नंबर की है। तो टोटल आपके नंबर हो गए 50 में से। तो नंबर वही रहे हमारे, परंतु जो आपने काम देना है तो वो अब 2 रिपोर्टें ही हैं, ना कि एक रिपोर्ट। तो देखिए, हम हर तरीके से ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट की जगह होते तो हमें क्या डिफिकल्टी आती, और उसको सोचते हुए ही हम प्रोजेक्ट वर्क को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो अब आपके ऊपर है कि आप इस काम को कैसे करना चाहते हैं, कितनी जल्दी करना चाहते हैं और देना चाहते हैं। ये चॉइस आपकी है, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप जून में प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करें। ये आपको अपना डिसीजन लेना है अपने करियर के लिए या कोई भी और बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने कब अपना काम सबमिट करना है। कुछ स्टूडेंट जो जुलाई 2019 के स्टूडेंट थे, वो अगर 1 साल में काम खत्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका डिप्लोमा 1 साल में उनको अवार्ड मिले, तो उनको डेफिनेटली जो जून तक अपनी रिपोर्ट देनी है। और प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 31 में नहीं है, अब 15 जून है। तो आप लोग इस टाइम का फायदा उठाएं और आप भेज सकते हैं। और पर वंस अगेन ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप ये ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट वर्क अभी नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि नहीं आप स्कूल में ही काम करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप वेट कर सकते हैं और जब स्कूल्स खुलें तब अपना प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली आपके पास तो 4 साल हैं प्रोजेक्ट वर्क ये पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। तो डिस्टेंस एजुकेशन का यही एक एडवांटेज होता है कि आप अपनी लर्निंग अपने नीड्स के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अपनी नीड्स देखिए और अपने बाकी लाइफ के कमिटमेंट्स देखिए और उसके हिसाब से निर्णय लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। पर यदि आपको जून वाले एग्ज़ाम, अगर आप इसी साल में जून में ख़त्म करना चाहते हैं, हम इसको जून एग्ज़ाम ही कहेंगे, चाहे भले ही हमारी अभी परीक्षाएं जून में नहीं हो रही हैं, वो डिले हैं, वो अलग बात है, पर हम इसको जून एग्ज़ाम ही कहेंगे। और जिनको जून एग्ज़ाम में अपने रिज़ल्ट, जून एग्ज़ाम के साथ रिज़ल्ट चाहिए प्रोजेक्ट वर्क का, उनको 15 जून तक देनी है। जो ये हम सब गाइडलाइंस बता रहे हैं,
यह उन लोगों के लिए भी मान्य है जो दिसंबर 2020 तक अपनी प्रोजेक्ट फाइल देना चाहते हैं। पर दिसंबर 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा देख लें जुलाई अगस्त तक। अगर तो स्कूल खुल जाते हैं तो आप स्कूल में जाके काम कर सकते हैं, और अगर नहीं खुलते हैं तो यही जो हमने आपको ऑल्टरनेट गाइडलाइंस बताई हैं, इसके आधार पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो ये चॉइस वंस अगेन आपकी है कि आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं जुलाई तक रुक के कि स्कूल खुले या नहीं, और आप स्कूल्स में काम कर सकते हैं, या आप यही जो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट वर्क गाइडलाइंस हैं ये करना चाहते हैं। तो जो दिसंबर 2020 एग्जाम के साथ रिजल्ट चाहते हैं उनके लिए तो अभी काफ़ी समय है। उनकी डेट 30 नवंबर होती है फाइल तक भेजने की, तो उसके लिए अभी आपके पास काफ़ी समय है अपना काम देने के लिए। एक लास्ट बात कह के मैं फिर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं ले लेती हूँ। लास्ट बात में यह है कि प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कैसे करना है। तो दो चॉइस हैं आपके पास। एक तो तरीका है कि आप हार्ड कॉपी इग्नू हेडक्वार्टर सबमिट करें, वो आपको स्पीड पोस्ट पे ही करनी है और कोई तरीके से नहीं करनी है, ताकि आपको विश्वास रहे। सरकारी तरीका है स्पीड पोस्ट भेजने का। आप चाहते हैं, अगर आप किसी नोन कोरियर को जानते हैं जो आपको जिस पे विश्वास हो, तो आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, ये आपकी इच्छा है जिस पे आपको विश्वास हो। फाइल भेजने से पहले पूरी फाइल का फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि फाइल आपको वापस नहीं मिलेगी। और वैसे आज तक तो कभी इग्नू के किसी स्टूडेंट की फाइल गुमी नहीं है, पर कभी अगर गुम जाए, किसी अनफॉर्चुनेटली पोस्ट में भी कुछ इधर उधर हो जाए, तो अगर आपके पास अपना फोटोकॉपी रहेगा तो आप उस फोटोकॉपी को सबमिट कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा और आपकी फाइल कहीं ट्रांजिट में इधर उधर गुम जाती है, तो फिर इग्नू इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और फिर आपको दोबारा सारा प्रोजेक्ट वर्क नया करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट फाइल की फोटोकॉपी बनाने की ज़रूर मेहनत कर लीजिए उसको पोस्ट करने से पहले। यह एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इग्नू ने अब अपना ऑनलाइन पोर्टल भी अपलोडिंग के लिए शुरू कर दिया है। अब इसमें मुझे कल एक स्टूडेंट से फीडबैक मिला कि अभी वहाँ जो हमारा लोड है वो 25 MB तक की फाइल ही वो अपलोड ले रहा है। और क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स थोड़ी काफ़ी मोटी बन जाती हैं, तो जिन लोगों ने उसका PDF बनाया है वो 25 MB से ज़्यादा है, और अभी वो अपलोड नहीं ले रहा है हमारा इग्नू का पोर्टल। तो जैसे ही मुझे ये बात कल पता चली है, मैंने अपने इग्नू अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया है, और अभी हमने 2-4 दिन के बाद पता चलेगा कि उन्होंने पोर्टल की कैपेसिटी बढ़ा दी है या नहीं। और जैसे ही बढ़ा दी होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वंस अगेन इस बात में अभी पैनिक मत करिए। अभी 15 जून की डेट है। आपकी ये फीडबैक मुझ तक पहुंच चुका है कि पोर्टल पे फाइल अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे जगह कम है। अब इग्नू को भी ये देखना होगा कि वो कहाँ तक अपने पोर्टल की जगह बढ़ा सकती है। तो इसके ऊपर अभी मेरे पास और कोई नई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही अथॉरिटीज़ को इस बारे में बताया है और उनको भी थोड़ा समय चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए। तो आप लोग पेशेंटली थोड़ा इंतज़ार करिए, खासकर खन्ना और चंडीगढ़ के लर्नर्स। आपके अपने जो रीजनल सेंटर के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, मैडम जो हैं और जो सर हैं वहाँ, वो लगातार आपको SMS भी अपडेट करते रहते हैं। तो आप अपने SMS ज़रूर देखें और उन पे एक्शन लें। कई बार SMS भेजते हैं परंतु लोग SMS नहीं देखते हैं। वेबसाइट को ज़रूर देखें हर दूसरे तीसरे दिन। खासकर खन्ना और चंडीगढ़ के लोगों को मैं अपील कर रही हूँ, क्योंकि ये IRC जो हम फ़ोन से बात करते हैं यह रोज़ नहीं हो सकता। ये जिसको जिस समय स्लॉट मिलता है तब मिलता है। मैं कोशिश करूँगी कि अगला स्लॉट फिर से हमें जून के पहले सप्ताह में मिल जाए, ताकि दोबारा आपसे बातचीत कर सकूं। पर इसकी कोई मैं कह नहीं सकती मिलेगा या नहीं, परंतु आपकी वेबसाइट पे हम ज़रूर सब इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें, पढ़ते रहें, और वहाँ पे से आपको जानकारी
मिलती रहेगी। और साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रोजेक्ट वर्क ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस विषय का कार्यक्रम, और इस पर आपको जानकारी दे रही थी प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इग्नू से। ये ज्ञानवाणी है FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। ज्ञानवाणी।